मित्रों नमस्कार, मैं एडवोकेट सुवेंदु जयपुरिया अपने इस चैनल जयपुरिया लॉ क्लासेस पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं चेक बाउंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उसको मैं डिकोड कर रहा हूं आपके सामने। चेक बाउंस के केस में बहुत सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं, लेकिन यह जजमेंट थोड़ा डिफरेंट है। इसमें कुछ प्रोसीजर की बात कही गई है कि निर्धारित समय सीमा के बाद यदि फाइल किया जाता है और यदि डिले है तो बिना उसको कंडोन किए फाइल किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, इससे संबंधित यह जजमेंट है। ये जजमेंट अभी इसी वर्ष 6 जनवरी को आया है, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर संजय कुमार एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आलोक आराधे का जो डिविजनल बेंच है, उन लोगों ने इस बेंच ने इसे डिलीवर किया है। ये मामला मैसूर का है और कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पर अपना कुछ निर्णय भी दिया था। यह केस है एस नागेश, जो अपेलेंट है सुप्रीम कोर्ट में, और जो लोअर कोर्ट में अपोजिट पार्टी थे शोभा एस आराध्या, ये रिस्पोंडेंट है, जो कि कंप्लेनेंट थी लोअर कोर्ट। इनका यह केस है एस नागेश अपेलेंट वर्सेस शोभा आराध्या रिस्पोंडेंट। ये मामला है क्या, मिस्टर एस नागेश जो हैं, उन्होंने एस आराध्या शोभा आराध्या के पति से कुछ लोन लिया था। पर्पस क्या था, वो घर परचेज करना था उन्हें, उसके लिए उन्होंने लोन लिया था। ये लोन लिया था 5,40,000 रुपया, और यह लोन जो लिया था उन्होंने वो लिया था 27/1/2010 से 26/7/2010 के बीच में 6 महीने के अंतराल में 5,40,000 रुपये इन्होंने लोन लिया था। वो सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ रिफंड था, मतलब कि इसे उन्हें लौटा देना था। इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, विदाउट इंटरेस्ट था, इन्हें लौटा देना था। और अब क्या हुआ, इसके अगेंस्ट में अपेलेंट ने एक चेक इशू किया था। वो था 10/7/2013 को एक चेक दिया गया। जब 3 साल का पीरियड पूरा हुआ तो 10/7/2013 को एक चेक दिया गया शोभा एस आराध्या को, लेकिन ये चेक बाउंस कर गया। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि जब चेक बाउंस करता है तो एक लीगल नोटिस भेजनी होती है। लीगल नोटिस का स्टैट्यूटरी पीरियड जो है वो 30 दिन होता है। मतलब जब चेक बाउंस किया और आपको जब इंफॉर्मेशन आया, उसके 30 दिनों के अंदर आपको लीगल नोटिस भेजनी होती है। और यह लीगल नोटिस मिसेज शोभा आराध्या ने भेजा, और लीगल नोटिस भेजने के 15 दिनों के अंदर जिन्हें नोटिस भेजा गया है, जिन्होंने कर्ज लिया था, जिन्होंने चेक इशू किया है, उन्हें 15 दिनों के अंदर पैसा चुकाना होता है। यदि 15 दिनों के अंदर पैसा उन्होंने नहीं चुकाया तो 16वें दिन से कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो जाता है। अर्थात 16वें दिन से आप 1 महीना के अंतराल तक आप कंप्लेंट केस को फाइल कर सकते हैं, जाके व्यवहार न्यायालय में, मतलब सिविल कोर्ट में आप कंप्लेंट केस को फाइल कर सकते हैं। अब इनके केस में भी यही हुआ। ये जो चेक बाउंस किया, तो चेक बाउंस करने के बाद इन्होंने लीगल नोटिस भेजा, लेकिन 2 लीगल नोटिस इन्होंने भेजा 2 तरीके से। एक तो कुरियर के थ्रू भेजा और दूसरा स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजा। तो स्पीड पोस्ट के थ्रू जो भेजा गया मिस्टर एस नागेश को लीगल नोटिस, वह तो अनक्लेम्ड लॉट का चला आया, मतलब उसे रिसीव नहीं किया गया। दूसरा जो कुरियर के थ्रू गया था वह लौट कर नहीं आया, तो यह माना गया कि वह रिसीव कर लिया गया। अब यह जब लौट कर आ गया, यह पैसा भी नहीं आया, तब जो मिसेज शोभा एस आराध्या हैं, वो कंप्लेनेंट के रूप में इन्होंने केस को फाइल किया 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। और जब केस को फाइल किया गया तो कोर्ट ने इस पर कॉग्निजेंस ले लिया 10/9/2013 को। 10/9/2013 को मैसूर की व्यवहार न्यायालय ने मैसूर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस पर कॉग्निजेंस ले लिया। अब जो कॉग्निजेंस लेने के बाद 1 साल के बाद जब उनके सक्सेसर आए, जब इनका ट्रांसफर हो गया इस मजिस्ट्रेट का जिन्होंने कॉग्निजेंस लिया था, उसके बाद उनके जो सक्सेसर आए, मतलब उनको जो रिप्लेस कर जो लोग आए, जब इनका ट्रांसफर हुआ तो इन्होंने पाया कि चेक बाउंस केस में जो कॉग्निजेंस लिया गया है वह कॉग्निजेंस ही गलत लिया गया है, क्योंकि केस जो है वह डिले फाइल हुआ है और डिले फाइलिंग का कोई कंडोनेशन हुआ ही नहीं है। मिसेज शोभा एस आराध्या थी, उन्होंने डिले कंडोन कराने के लिए पिटीशन दिया ही नहीं था। अब चूंकि कॉग्निजेंस लिया जा चुका था, जो कि उनके जो पूर्ववर्ती थे, प्रेडिसेसर्स थे मजिस्ट्रेट, उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया था। तो जब कॉग्निजेंस ले लिया था तो वो कॉग्निजेंस तो वापस हो नहीं सकता था। तब ऐसी स्थिति में कॉग्निजेंस को तो एज इट इज रहने दिया जो नए वाले मजिस्ट्रेट थे उन्होंने,
लेकिन जो अपोजिट पार्टी थे मिस्टर एस नागेश, उनको यह लिबर्टी दे दी गई कि वह जो डिले फाइलिंग किया गया है उसको वह कोर्ट में चैलेंज उसको कर सकते हैं। अब क्या हुआ, इन द मीन टाइम जो मिस्टर शोभा एस आराध्या थी, उन्होंने डिले कंडोन करने के लिए पिटीशन डाल दिया। मजिस्ट्रेट ने इनके पिटीशन को सुना और 4/2/2016 को इनके एप्लीकेशन को, डिले एप्लीकेशन जो दिया गया था उसके आधार पर डिले को कंडोन कर दिया गया और यह माना गया कि 2 दिन का डिले है और अलाउ हो गया। वह अब ऐसी स्थिति में उनको चैलेंज करने का पावर मिला हो तो उन्होंने चैलेंज भी किया। अब यहाँ तक इन्होंने ग्राउंड क्या लिया 2 दिन डिले का, उनका कहना था कि उनको वायरल फीवर था उस पीरियड में, इसी कारण वह केस को समय पर फाइल नहीं कर सकी। कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह भी लगाए गए थे। अब यहाँ पर कोर्ट ने डिले को कंडोन कर दिया, कॉग्निजेंस ऑलरेडी लिया जा चुका था। तब कोर्ट ने वारंट इशू कर दिया जो अपोजिट पार्टी थे मिस्टर एस नागेश, उनके खिलाफ। अब एस नागेश इन सारे मुद्दों को लेकर हाई कोर्ट चलेगा और वहां पर उन्होंने वारंट को क्वैश करने के लिए पिटीशन डाला, सीआरएमपी फाइल किया। कर्नाटक हाई कोर्ट में इन्होंने यह फाइल किया। कर्नाटक हाई कोर्ट में इन्होंने जो ग्राउंड दिया, पहला ग्राउंड तो यह दिया कि जो कॉग्निजेंस लिया गया है वह गलत है, क्योंकि कॉग्निजेंस जो लिया गया है वो बिना डिले को कंडोन किए हुए लिया गया है। दूसरा, जो डिले है उसके लिए पिटीशन बाद में दिया गया और बाद में डिले को कंडोन किया गया। तीसरा, कि यह जो पिटिशनर है, जो कंप्लेनेंट है, उन्होंने जो एप्लीकेशन दिया है उसमें उन्होंने लिखा है कि 2 दिन का डिले है, जबकि डिले है 16 डेज का है। ये तीनों ग्राउंड उन्होंने वहां पर कोर्ट के सामने रखे। अब क्या था, कोर्ट ने पूरी बात सुनी उनकी, लेकिन कोर्ट ने इनके जो सीआरएमपी था, क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन था, क्वैश करने के लिए वारंट को, उसको डिसमिस कर दिया। और ग्राउंड क्या दिया, ग्राउंड यह दिया कि सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन बी के तहत कोर्ट को यह पावर है कि वह कॉग्निजेंस ले सकता है। दूसरी चीज यह है कि डिले को भी कंडोन बाद में किया जा सकता है। हाई कोर्ट का यह कहना था, जो कर्नाटक हाई कोर्ट का था, कि जब डिले कंडोन कर दिया गया तब ऐसी स्थिति में यह कोई मुद्दा नहीं बनता है। और यह कहकर हाई कोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया। उनका जो पिटीशन था उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और यह 28/6/2024 को कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश आया। उसके बाद वह जो थे मिस्टर एस नागेश, जो अपोजिट पार्टी थे, उन्होंने हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की डिविजनल बेंच ने, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी, डिविजनल बेंच ने इस पर निर्णय दिया और यह कहा कि सही है कि सेक्शन 142 के तहत कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने का पावर है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन जो लिया जाता है कॉग्निजेंस, वो जो प्रिस्क्राइब जो पीरियड है, उस पीरियड के विदिन यदि फाइल किया जाता है तब ये कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। यदि वो डिले है और यदि कंप्लेंट के डिले फाइल किया गया है, तब ऐसी स्थिति में ये कॉग्निजेंस लिया ही नहीं जा सकता है और उस केस को वहीं पर डिसमिस कर देना होता है, डिस्पोज ऑफ कर देना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया और हाई कोर्ट के आदेश को सेट असाइड कर दिया। मतलब जो क्वेश्चन फाइल किया था मिस्टर एस नागेश ने, तो जो डिसमिस किया था उसको उन्होंने सेट असाइड कर दिया। मतलब कि जो क्रिमिनल क्वेश्चन थी वह अलाउ हो गई और उसके बाद नीचे के कोर्ट में आदेश भेज दिया गया, जहां पर एक केस को बंद, जब क्वैश हो गया और वह जो कंप्लेंट केस था वह भी क्वैश हो गया, तब ऐसी स्थिति में यहाँ पर नागेश ने हाई कोर्ट में सिर्फ वारंट को क्वैश करने के लिए दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन उन्होंने दिया तो पूरे क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश करने का पिटीशन दिया, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि डिले फाइल किया जाता है, इवन 2 डेज डिले भी है, तब ऐसी स्थिति में यह कंप्लेंट केस जो है वह मेंटेनेबल नहीं होगा। मित्रों, मैं आप लोगों को बता दूं, सेक्शन 138 का जो एनआई एक्ट है, वह इकलौता ऐसी सेक्शन है जिसमें कि क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी दोनों बनती है। सिविल लायबिलिटी इसलिए बनती है क्योंकि उसमें पैसे का लेन देन हुआ है। क्रिमिनल लायबिलिटी इसलिए बनती है कि इसने जो बाउंस हुआ चेक, उसमें उन्होंने धोखाधड़ी की है। तो
तो इसमें 2 साल की सजा भी होती है और फाइन जो पैसा है वो तो लौटाना ही होता है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आप लोगों को यदि पसंद आया है तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आइकॉन बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस है वो मिलते रहें। धन्यवाद।